दोस्तों पिछले कुछ सालों से एक बात तो सबको समझ आ गई है कि पेट्रोल और डीजल के भरोसे अब ज्यादा टाइम नहीं रहा जा सकता और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही अब हमारा फ्यूचर होने वाला है। भारत में भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ने लगी है, लेकिन टाटा मोटर्स अकेली ऐसी कंपनी है जो इस सेगमेंट में पॉपुलर है। आज टाटा मोटर्स के पास 80% से ज्यादा मार्केट शेयर है और वो काफी कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आते हैं। लेकिन अब महिंद्रा ने भी इस सेगमेंट में दिलचस्पी दिखाई है और ऐसा महसूस होता है कि दोनों ही कंपनीज के बीच अब हम तगड़ा कंपटीशन देखने वाले हैं। क्या है ये इन दोनों के बीच का फर्क? आने वाले समय में कौन इस रेस में आगे होगा और ये कंपटीशन आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैसे तो अगर अभी के ईवी स्पेस की बात की जाए तो टाटा और एमजी को छोड़कर कोई खास कंपनी मार्केट में नहीं है। मारुति ने ऐलान किया है कि वो 2025 से पहले ईवी की मार्केट में नहीं घुसेगी। होंडा को लगता है कि ईवी व्हीकल्स के लिए इंडियन मार्केट अभी तैयार नहीं है। टोयोटा ने तो एक साफ ऐलान कर दिया है कि वो भी इंडिया में 2030 तक कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च नहीं कर रहे हैं। टेस्ला की बात भी करें तो इंडियन गवर्नमेंट का साफ कहना है कि जब तक टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी तब तक वो नया एंट्री नहीं देंगे। तो अब बची सिर्फ टाटा और महिंद्रा। महिंद्रा का इतिहास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत पुराना है। शायद ये लोगों को पता ना हो, लेकिन महिंद्रा ही वो पहली कंपनी थी जिसने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किया था। साल 1999 में महिंद्रा ने पहला इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लॉन्च किया था जिसका नाम था बिजली। इसे दिल्ली से लेके वैष्णो देवी के ट्रैक में देखा जा सकता था। इसके बाद 2001 में बैंगलोर में एक कंपनी शुरू हुई थी जिसका नाम था रीवा। इन्होंने पहली 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक कार बनाई थी जिसमें 2 ही सीट थी। रीवा ने 2010 तक 5000 कार से ज्यादा बेच दी थी और उसी साल 2010 में महिंद्रा ने खरीद लिया था इसे और कंपनी का नाम महिंद्रा रीवा हो गया। रीवा ने फिर महिंद्रा E20 भी लॉन्च की। फिर 2016 में इस कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा इलेक्ट्रिक कर दिया गया। 2016 में उन्होंने महिंद्रा वैरिटो के नाम से एक और इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी जो पूरी तरह से फेल हो गई क्योंकि फुल चार्जिंग पर भी ये सिर्फ 80 किलोमीटर की रेंज देती थी और इसमें कई सारे बैटरी इश्यूज थे। वहीं दूसरी ओर टाटा ने इस मौके का फायदा उठाया और 2020 में अपनी टाटा नेक्सॉन एसयूवी लॉन्च कर दी। टाटा नेक्सॉन की सक्सेस के कई कारण थे, जिसमें से पहला तो था कि इसकी रेंज 450 किलोमीटर थी और फिर तो इसके साथ काफी स्टाइलिश और एस्पिरेशनल गाड़ी भी थी। मार्केट रेट की बात की जाए तो ये एक टिपिकल एसयूवी से 15 से 20% ज्यादा प्राइस पर मिल रही थी, लेकिन अगर आप इसके कंपैरिजन में एक टेस्ला की कार देखें तो ये प्राइस उतनी भी ज्यादा नहीं थी। टाटा की इकोसिस्टम और ब्रांड वैल्यू ने काफी मदद की जिससे कि वो इस एसयूवी के साथ इस नए नवेले मार्केट को डोमिनेट करने लगे। पर महिंद्रा इलेक्ट्रिक भी अब नींद से जाग चुकी है और अपने फेलियर से उन्होंने काफी कुछ सीखा है, जिस वजह से वो 2023 में जनवरी में अपनी नई XUV 400 लॉन्च कर रहे हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार महिंद्रा की तैयारी काफी बेहतर नजर आ रही है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए 1925 करोड़ रुपए रेज किए हैं और 2027 तक वो इसमें 8000 करोड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं। इसके अलावा महिंद्रा ने अपनी और टाटा की दोनों की गलतियों से काफी कुछ सीखा है। महिंद्रा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैटरी और कम रेंज की थी। टाटा नेक्सॉन में भी ये तो क्लेम करते हैं कि इसकी बैटरी एक बार के चार्ज में 450 किलोमीटर की रेंज देती है, लेकिन सच तो ये है कि रेंज 300 से 350 किलोमीटर तक ही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि टाटा को बैटरीज ग्योक्सुआन हाईटेक नाम की एक चाइनीज कंपनी प्रोवाइड करती है। इनके बीच में डील 2019 में साइन हो गई थी। महिंद्रा ने बहुत स्मार्टली LG एनर्जीज के साथ बैटरीज के लिए डील साइन की है क्योंकि LG के पास टेस्ला जैसी बड़ी कंपनीज के साथ काम करने का पुराना एक्सपीरियंस भी है, जिस वजह से उनकी बैटरीज सुपीरियर है। इनके पास एक प्रूवन रिकॉर्ड है जो सुनिश्चित करेगा कि महिंद्रा की XUV 400 नेक्सॉन के मुकाबले बेहतर रेंज देगी। इसके साथ महिंद्रा ने फोक्सवैगन के साथ भी एक डील साइन की है जिसके मुताबिक XUV 400 के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को फोक्सवैगन द्वारा सप्लाई किया जाएगा। अब जहां एक तरफ टाटा मोटर्स पूरी गाड़ी को दोबारा से री इन्वेंट करके ट्रायल और एरर मोड में, वहीं महिंद्रा ने बहुत ही स्मार्टली ऐसी पार्टनरशिप कर ली है जिससे उन्हें जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ रहा है और वो बाकियों की एक्सपर्टीज का सहारा लेकर एक बेहतर पोजीशन में आने की प्लानिंग कर रहे हैं। महिंद्रा के पास इसके साथ साथ डिजाइन और लॉन्चिंग ने भी पहले से काफी एक्सपीरियंस है। उनकी XUV 700 और XUV 300 भी लॉन्च होते ही मार्केट में छा गई थी और अब वो अपने इस इलेक्ट्रिक ऑप्शन से भी यही उम्मीद कर रहे हैं। वैसे तो शुरुआत में कस्टमर्स के लिए स्विच करना मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह से टाटा ने नेक्सॉन को 17 लाख की रेंज में लॉन्च किया है, उसी तरह महिंद्रा ने भी बेहतर फीचर्स और कैपेसिटी के साथ इसी प्राइस पॉइंट को टारगेट किया है ताकि कस्टमर्स को आज सीधे तौर पर एक चॉइस आ जाए कि उन्हें अपने बजट में टाटा की एसयूवी लेनी है या महिंद्रा की।
इस पूरे कंपटीशन में सबसे अच्छी बात ये होने वाली दोस्तों कि अगर टाटा को इस गेम में सरवाइव करना है तो उन्हें जल्दी से खुद को अपडेट करना पड़ेगा और फिर दोनों ही कंपनीज के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हो जाएगा कि कौन बेहतर कार ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट के साथ मार्केट में लॉन्च कर सकता है। मास स्केल पर डिमांड के साथ साथ मास प्रोडक्शन भी आती है, जिससे पर यूनिट कॉस्ट काफी हद तक गिर जाएगी। यानी कि जैसे जैसे हम मार्केट में इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर लोग ज्यादा वेलकमिंग हो जाएंगे तो वो और ज्यादा सस्ती आपको मिलने लगेगी। टाटा ने तो कई सारे पेट्रोल पंप्स पर अब अपने इलेक्ट्रिक चार्जर्स भी इंस्टॉल करने शुरू कर दिए हैं और अगर इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इन व्हीकल्स के लिए बिल्ड होता रहा तो मार्केट और ज्यादा खुलता जाएगा। टाटा ने भी कुछ महीने पहले टाटा अविन्या नाम का एक नया कॉन्सेप्ट व्हीकल भी पब्लिक लिया है, जो कि काफी फ्यूचरिस्टिक और स्टाइलिश दिख रहा है। इसी तरह से दोनों कंपनीज एक दूसरे को इम्प्रूव करने के लिए अब चैलेंज करती रहेंगी। ये कंपटीशन हमारे जैसे कस्टमर्स के लिए तो बहुत अच्छा है दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ ये भारत की कंपनीज को जल्दी से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में एक्सपोर्ट्स की भी लेवरेज देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के व्हीकल्स की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं, इसलिए मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और बाकी मार्केट्स में टेस्ला तो एंटर नहीं कर पाएगी, लेकिन हमारी कंपनी जरूर वहां अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकती है। इस वक्त ऑलरेडी टू व्हीलर्स के सेक्टर में हमने चीन की कंपनीज को अफ्रीका से बाहर फेंक दिया है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट सेम प्राइस पॉइंट पर थे लेकिन काफी बेहतर थे। इसी तरह से अगर हम टेस्ला के ऑल्टरनेटिव बनने की जगह अफोर्डेबल कार्स को मिडिल इनकम ग्रुप्स को टारगेट करें और उन्हें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो ये काफी बड़ा मार्केट हमारे लिए खुल जाएगा। यूरोपियन मार्केट के लिए भी भारतीय कंपनियों के पास काफी कुछ है ऑफर करने के लिए। यूएस के मुकाबले यूरोप और खासकर ईस्टर्न यूरोप वो मार्केट है जहां पर लोगों को बहुत ज्यादा लग्जूरियस या फिर बहुत फास्ट कार्स की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसी कार्स चाहिए जो हम भारत में बना रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर बिकने वाली मारुति सुजुकी डिजायर यूरोप में भी बिकती है। टाटा के पास तो जगुआर लैंड रोवर के साथ पहले से इन मार्केट में एक अच्छी पकड़ है, जिससे उनके लिए यहाँ एक्सपेंड करना भी मुश्किल नहीं होगा। भारत के ईवी फ्यूचर को देखें तो अब टेस्ला पर भी थोड़ी बात कर दी जाए। अभी तक इलॉन मस्क ने वैसे तो साफ कर दिया है कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार चीन में बनी टेस्ला कार्स को भारत में एंट्री नहीं दे रही है। ये बात साफ है कि चीन के बाद भारत कार्स के लिए एक बड़ा मार्केट है, जिसका एक ये भी कारण है कि अभी यहाँ पर 100 में से सिर्फ 5 लोगों के पास औसतन एक गाड़ी है। यानी कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती है यहाँ पर कार्स की डिमांड राइज होगी, जबकि यूरोप और यूएस में डिमांड काफी हद तक अब स्टेबल हो चुकी है। ये भी मुमकिन है कि शायद टेस्ला अभी सीधे तौर पर भारत में मैन्युफैक्चरिंग का रिस्क ना ले, लेकिन अगर कोई और इंडियन कंपनी उनके साथ पार्टनरशिप करती है तो हमें टेस्ला भी भारत में चलती हुई मिले। आपको क्या लगता है, भारत की वो कौन सी कंपनी हो सकती है जो टेस्ला के साथ पार्टनरशिप कर सकती है? क्या मुकेश अंबानी या अडानी अब इस सेक्टर में घुसकर टाटा और महिंद्रा से कम्पीट करने की कोशिश कर सकते हैं? कई सवाल हैं, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।